बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर मंथ में आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 के सेशन के लिए होने वाले हैं, जिसमें से आपका फिजिकल यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो 26 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया जाना है। तो इसी संबंध में इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, और ये आप जो पेपर है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आप इसे दोबारा से देख सकते हो एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों सिलेबस पैटर्न एक ही होता है, बस ये होता है कि प्री बोर्ड जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस मानी जाती है एक तरीके। ठीक है, तो शुरुआत करें आज के इस वीडियो का। तो देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा इसे मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके समझाऊंगा अच्छी तरह से हिंदी मीडियम में। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो न्यू बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता पेपर का पैटर्न, इसीलिए मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 70 रहेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स की इसमें आपकी प्रैक्टिकल होती है। ओके, चलिए पेपर के पैटर्न में टोटल आपके यहाँ पे 5 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, और टोटल जो क्वेश्चन वो आपके 37 होंगे। सेक्शन नंबर ए यानी कि खंड ए में आपके 18 क्वेश्चन रहेंगे एक एक मार्क्स के, और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कि इतना तो आपको कंप्लीट पता चल गया कि आपके 18 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले। ठीक है बच्चों, और खंड बी जो रहेगा इसमें आपके 19 से 24 टोटल 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन आपको कितने करने हैं? 5 करने हैं। ठीक है, यानी कि खंड बी में आपको एक चॉइस मिल चुकी है। उसके बाद खंड सी आता है, इसमें 25 से 30 जो क्वेश्चन है यानी कि 6 क्वेश्चन, ये आपके 3 मार्क्स के रहेंगे टोटल, और आपको कितने के आंसर देने हैं? 5 के, यानी कि एक चॉइस आपको यहाँ पे भी मिल गई। ठीक, और उसके बाद खंड डी जो रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33, ये तीनों ही क्वेश्चन केस स्टडी वाले रहेंगे, जिसमें आपको कोई केस दे दिया जाएगा, कोई इमेज दे दी जाएगी, उस पे आधारित एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यू नहीं होंगे, याद रखना, ये एमसीक्यू नहीं होंगे, ये आपको सेंटेंस या फिर वन वर्ड में इस तरीके से लिखने होंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के। और खंड ई में जो रहेगा इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 34, 35, 36, 37, 5-5 मार्क्स के, बट आपको कोई 3 करने हैं, यानी कि एक चॉइस आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। यानी कि टोटल आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। और ये आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले आप इसे इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आपका जो ये पार्ट 1 है, ठीक है, आज का ये जो वीडियो है ये इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, जिसमें हम खंड ए एमसीक्यू, खंड बी 2 मार्क्स के और खंड सी 3 मार्क्स के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीटली इस वीडियो में समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम खंड डी और ई के सभी क्वेश्चन समझ लेंगे 31 से लेके 37 तक। ठीक है, और आपको पार्ट 2 की वीडियो देखनी तो पड़ेगी क्योंकि पेपर का पार्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो जैसे अपलोड होगी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, या फिर आप बाद में देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहां पे आपको एकदम टॉप पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पेपर का पैटर्न हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखो, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी, अगर आप ये वीडियो लाइव के दौरान देख रहे हो तो आप लाइव सेशन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट खोल लीजिए और उसमें क्वेश्चन वाइज आंसर लिखते जाइए। आपको 18 एमसीक्यू जब आंसर देख लोगे और टाइप कर लोगे, फिर आप देखना आपने कितना सही दिया है और हमने जो आपको बताया उसमें से कितना आपका मैचिंग करता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और बाकी जो 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन वो तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, वेल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन नंबर ए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस के बाद, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका चित्र आधारित रहेगा। जिसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि आपको आसन की पहचान करनी है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में किस आसन को दर्शाया गया है। ठीक है, ताड़ासन,
पश्चिमोत्तान या फिर हलासन या फिर वज्रासन। तो ये बेसिकली किस अवस्था को दर्शा रहा है बच्चों? ये दर्शा रहा है ताड़ासन को। किसको दर्शा रहा है ये? ताड़ासन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी में जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है। देखो आप दृष्टिबाधित बच्चे हो या ना हो, बट आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटेम्प्ट वैसे आपको पेपर में नहीं करना है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करनी है जो भी आपके सैंपल पेपर वगैरह होते हैं उसमें। क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों पांव को मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों का ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़े। ध्यान से समझिएगा किस बारे में बात हो रही है कि आपको दोनों पांव को मोड़ना है और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो विशेषता है, ये जो विधि है, वो किस आसन की विधि को यहाँ पे दर्शाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पवन मुक्त आसन की विधि को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा इस तरीके से, आइडेंटिफाई द सीट या फिर आइडेंटिफाई द आसन, तो आसन हो जाएगा आपका ताड़ासन। ठीक, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका भी पॉइंट फ्री आसन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा जहां तक मुझे लगता है, फिर भी कोशिश करें आंसर देने की। क्वेश्चन है स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या है? देखो स्पीड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड प्ले है क्या। बेसिकली ये एक प्रशिक्षण विधि है जिसका एक दूसरा नाम भी है, तो उस दूसरे नाम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों फाल्टलेग प्रशिक्षण विधि। क्या कहते हैं? फाल्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का भी राइट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में पूछा गया है, योजना वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 से लिया गया है कि योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो कथन है, ये जो विशेषता दी गई है, ये किस व्यक्ति की विशेषता है? ठीक है, क्या विशेषता है कि योजना एक व्यक्ति के लिए, उसके खेल प्रदर्शन के लिए, उसके निरंतर विकास के लिए, उसके उच्च प्रदर्शन के लिए, खिलाड़ी को योग्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विधि होती है योजना। तो यह कथन किस व्यक्ति का है? ठीक है, अरस्तु, घुर्रे या फिर हरे या फिर प्लेटो। तो कई बच्चे कहेंगे कि सर ये जो है वो घुर्रे का है। ठीक है, यानी कि घुर्रे जो एक सारी शिक्षक है उनका है, लेकिन नहीं, ये आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि आप अपनी बुक को उठा के देख लीजिए या फिर सपोर्ट मटेरियल में भी देख सकते हैं, उसमें हर जगह बताया गया है ये जो कथन है वो हरे का है। किसका है? हरे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि यदि अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है, अर्थात अग्नाशय, इसमें यदि पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है? अगर देखो इंसुलिन अगर हमारे शरीर में सही नहीं बनेगा तो हमें कौन सी बीमारी होगी? हमें बीमारी होगी मधुमेह की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? मधुमेह की, यानी कि डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें लाइव चैट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, काफी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, स्पेशली गर्ल्स को पता होगा कि महिलाएं तथा किशोरियों में प्रत्येक कितने दिन के अंतराल पर मासिक धर्म स्राव होता है? ठीक है, तो यानी कि महिला हो चाहे किशोरी हो जो 18 ईयर्स के आसपास की हो चुकी है, उनमें कितने दिन के अंतराल में मासिक स्राव होता है? ठीक है, 21 से 35, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 5 से 10। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका 21 से 35 दिनों के बीच में। कब होता है? 21 से 35 दिन के बीच में। अगर ये 21 दिन से और 35 दिन से पहले हो जाता है तो भी ये एक क्या है? ये एक विकार है, और अगर ये बाद में होता है तो भी ये एक विकार है। इसके संबंध में ये क्वेश्चन बनेगा, उसे मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा जब लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इंग्लिश में देखेंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में पूछा गया है टखने की मोच किस प्रकार की चोट का उदाहरण है? अर्थात हमारे जो टखने होते हैं इसमें मोच जब आती है, यानी कि हमारी पैर की एड़ियां होती है, इसमें जब मोच आती है तो ये किस चोट का उदाहरण है? त्वचा, कोमल ऊतक, कठोर ऊतक या फिर हड्डी? तो देखो त्वचा नहीं हो सकती है और हड्डी नहीं हो सकती, तो ये किसकी होगी? कोमल ऊतक की होती है, क्योंकि कोमल ऊतक की खिंचकने की वजह से उसमें मोच आ जाती है, दैट मींस सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में देखिए यहाँ पे कुछ समिति दी गई है, उनके कर्तव्य दिए गए, यानी कि क्या करना है हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए एक एक करके मिलान करते हैं। सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले समिति का नाम है प्रचार समिति। तो प्रचार समिति का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है विज्ञापन करना। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण समिति, ये क्या करती है?
तो ये समिति प्रतिभागियों के नाम और स्थान को पंजीकृत करती है। ठीक, स्वागत समिति क्या करती है? यह समिति मुख्य अतिथि और खिलाड़ियों का स्वागत करती है। घोषणा समिति सिंपल सी बात है भाई, एक ही बसता है, उद्घाटन और समापन समारोह के संबंध में घोषणा करती है। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं कि जिसमें सबसे पहले ए का 4 दिया हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए का कहाँ पे गया? 4 पे। तो ए का 4 है सी और डी में, ओके। तो यहाँ पे ए और बी ऑलरेडी हट गए। अब दूसरे का यानी कि बी का जिसमें तीसरा दिया हो, तो बी का तीसरा डी में, लो जी मिल गया आंसर। कौन सा आंसर सही हो गया हमारा? डी वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है। तो पब्लिक कमेटी क्या करती है? ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो करती है। उसके बाद सेकंड कमेटी का काम, यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा, और जो आपकी थर्ड वाली है इसका काम जो है वो दूसरे पे आ जाएगा, और फोर्थ का फर्स्ट पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसी संबंध में आपका जो पॉइंट है वो ऑप्शन डी, नहीं डी होगा क्या? एक सेकेंड, डी नहीं होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया है, एक मिनट देखते हैं कि चौथे का ये है, ठीक है, और इसका तीसरा है, ठीक है, और इसका दूसरा है, ठीक है, और इसका पहला, हाँ ठीक है, ओके, डी राइट है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी, इसीलिए मैंने आपको दोबारा समझा दिया। देखो डाउट नहीं रहने देना चाहिए एक भी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? बहुत ही डीपली और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? एंडोफॉर्म, परोजना, पर्सोना या फिर पर्सोना? तो राइट आंसर है इसका बच्चों पर्सोना, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका भी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आपके रहेंगे अभिकथन और कारण वाले। तो इस पेपर में आपके दो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अभिकथन कहता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है, अर्थात मनुष्य का स्वास्थ्य किसी एक पर्टिकुलर तरीके से स्वस्थ नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा स्वस्थ रहता है। कारण क्या है? स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या फिर दुर्बलता की अनुपस्थिति। देखो ध्यान से समझिएगा, अभिकथन हमारा यहाँ पे ये कहता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है, यानी कि केवल शारीरिक लेवल पे स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लेवल पर भी स्वस्थ रहना स्वास्थ्य बहुआयामी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल बीमार नहीं हैं और आप अच्छा खा पी रहे हैं तो आप स्वास्थ्य नहीं, आपको हर एक तरीके से स्वस्थ रहना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण अभिकथन की एकदम सटीक और अच्छी व्याख्या भी करता है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी संबंध में जब ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो असेसन हमारा राइट है, रीजन भी राइट है, एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेन वेरी वेल ऑफ assertion, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी से संबंध में है, ध्यान से समझिएगा कि अभिकथन कहता है सीट और रीच परीक्षण लचीलेपन मापने के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो परीक्षण है सीट एंड रीच का परीक्षण, ये लचीलापन मापने के लिए होता है। वेरी गुड, राइट है यहाँ पे अभिकथन राइट। और उसके बाद कारण कहता है कि सीट और रीच परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक दूर पहुंचने की क्षमता को मापा जाता है। बिल्कुल ठीक है, देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है कि सीट और रीच परीक्षण लचीलेपन को मापने के लिए होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक दूर तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना या फिर उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से वही चीज है, अभिकथन भी ठीक, कारण भी ठीक, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, असेसन ठीक है, रीजन भी ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब जो क्वेश्चन आया है ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। स्प्रिंट इन मोशन किस आदर्श वाक्य है? अर्थात स्प्रिंट इन मोशन ये बेसिकली किस पर्टिकुलर गेम्स का आदर्श वाक्य होता है? विशेष ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, पैरालंपिक या फिर डेफलंपिक्स? तो स्प्रिंट इन मोशन इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, पैरालंपिक का ये आदर्श वाक्य होता है स्प्रिंट इन मोशन। आगे क्वेश्चन नंबर 12, शर्करा युक्त भोजन कौन सा है?
अर्थात ऐसा कौन सा इनमें से भोजन है जिसमें अधिकतर शर्करा पाई जाती है, जो कि बेसिकली आक्रामकता के संबंध में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके बारे में आता है। तो कौन सा होता है? अनाज में बात कर लेते हैं, गेहूं और चावल आ जाते हैं। रसीले फल में बात करते हैं तो गन्ना, चुकंदर, आम, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि शर्करा युक्त भोजन में ये दोनों ही ठीक है, अर्थात अनाज में जो दो वैरायटी बताई गई है ये भी राइट है, और रसीले फल की जो वैरायटी बताई गई ये भी राइट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही। ओके बच्चों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को इंग्लिश में देखेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है हमसे कि जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में आती है उनके बीच सापेक्षिक गति का प्रयास तो किया जाता है, परंतु सापेक्षिक गति नहीं होती है। इससे उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा कि जब दो वस्तुओं की सतह, यानी कि दो वस्तुएं हैं, इनकी सतह जब आपस में यहाँ पे संपर्क में आने लगी, ठीक है, तो जो गति होती है, ठीक है, वो क्या होती है? सापेक्ष नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जब सापेक्ष नहीं हो पा रही है तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया? वो स्थिर हो चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा बल उत्पन्न होगा? स्थिर घर्षण बल उत्पन्न होगा। कौन सा? स्थिर घर्षण बल। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेल 14 का क्वेश्चन बताएंगे आंसर कि वसा में घुलनशील विटामिनों में शामिल नहीं है, अर्थात वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि वसा में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ए, डी, ई, के, ये सभी कौन से हैं? जो वसा में शामिल होते हैं। अब इसमें कौन सा है? बी वाला, ये शामिल नहीं है। ये कौन सा? बेसिकली ये वो विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल वाला है ये। तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमसे पूछा गया है एथलीट गति, यानी कि एथलीट का जो त्वरण है, जो वेग है, वो किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसके द्वारा मापा जाता है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के द्वारा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं एथलीट स्पीड के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है चपटे पैर के क्या कारण होते हैं? अर्थात आपने चपटे पैर देखे होंगे, तो वो जो पैर है उसके क्या कारण होते हैं चपटे पैर के? तो सबसे पहला बच्चों इसका कारण ये होता है कि पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, सही प्रकार के जूते या फिर अत्यधिक भार होने लगता है, स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना, और ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे कौन सा देखो, एक तो क्या कहा गया है, अगर आपकी स्वास्थ्य मांसपेशियां हैं तो क्या कभी आपके चपटे पैर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये गलत है। और यहाँ पे ए और बी दो ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा अस्थि भंग नहीं है? हमें पता है अस्थि भंग के बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें से और ऐसा कौन सा पार्ट है जो अस्थि भंग का पार्ट नहीं है? तो सबसे पहले तनाव अस्थि भंग इज द पार्ट, तिरछा अस्थि भंग इज द पार्ट, पचड़ी अस्थि भंग इज द पार्ट, बट गुमचोट ये कोई अस्थि भंग नहीं होता है, ये बेसिकली एक चोट का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि अस्थि भंग नहीं होता है, मिशिंग फ्रैक्चर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है एंडोमोर्फिक में एंडो आ, ये जो दो वर्ड है एंडो और आ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है बच्चों गोल मटोल शरीर। ठीक है, एंडो इज एंडोमोर्फिक मींस आ, दैट मींस चबी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा बेसिकली सेक्शन नंबर ए था, जो कि अभी तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से। तो अब एक बार सभी बच्चे एक काम करेंगे, मैंने आपको जो एक टास्क दिया था 18 एमसीक्यू का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 18 में से आपने कितने सही आंसर दिए हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि बच्चों को क्या समझ में आता है। ठीक है, और अगली बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार फिर से हम यही एक टास्क देंगे आपको, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी। ठीक है, तो ये 18 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो है वो हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दैट मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन नंबर बी। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का खेल कूद में उपयोग को समझाइए। अर्थात
न्यूटन की गति के बहुत से नियम हैं, जिसमें से आपको दूसरे नियम का उपयोग बताना है खेल कूद में। तो बताएंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे फुटबॉल में त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात त्वरण यानी कि उसमें वेग, उसमें गति उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है कि हमें फुटबॉल पर जोर लगाना चाहिए, यानी कि उसे लात मारनी चाहिए। ठीक है, और जितनी तेज से हम उस पर लात मारेंगे वो उतनी ही तेज से उड़ेगी, यानी कि वो उतनी ही तेज से उसमें बल लगेगा और वो त्वरण उसमें गति उत्पन्न होगी और वो उतनी ही तेजी से भागेगी वहां से। तो ये हो गया इसका पहला उदाहरण। ठीक है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी पर्टिकुलर वस्तु पे बल लगाना पड़ता है। तो एक उदाहरण फुटबॉल के संबंध। दूसरा उदाहरण कि जब भी आप ऊंची कूद खेल में जब खिलाड़ी जो है वो रेत पर गिरता था तो उसे चोट लगने की संभावना ज्यादा होती थी। अर्थात ऊंची कूद खेल में जब खिलाड़ी जो होता है वो रेत पे गिरता है तो चोट ज्यादा लगती है, सिंपल सी बात है, रेत है, अगर वो जमीन जो वो नॉर्मली होगी तो नहीं लगेगी। इसके विपरीत जब खिलाड़ी गद्दे पे गिरता है तो उसे चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि गद्दा जो है उस पर गिरते समय उसके आवेग को शून्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अर्थात आपने देखा होगा कि गद्दा जो है वो एक तरीके से कई लेयर से बना हुआ होता है, तो वो जो लेयर्स होती हैं वो उसके ऊपर से गिरने के जो आवेग होता है उस आवेग को सोख लेती है और उसे जल्दी से शून्य कर देती है। लेकिन हमारी जो धरती है वो पर्टिकुलर ठोस पदार्थ है, अगर उस पर कोई गिरेगा तो उसका आवेग शून्य नहीं हो पाता है, इसलिए उसे चोट ज्यादा लगती है धरती पे, लेकिन गद्दे पे चोट कम लगती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गति का दूसरा नियम कुछ इस तरीके से काम करता है खेल कूद में। ठीक है, तो अब आप सभी याद रखेंगे, एक फुटबॉल वाला उदाहरण और एक वो जो गद्दे पे कूदने वाला उदाहरण होता है, ये वाले आप उदाहरण दे देंगे 2 मार्क्स में। ठीक है, आप चाहे तो उसे छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो इंग्लिश में क्वेश्चन है इसे देखते हैं। एक्सप्लेन दी स्पोर्टिंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देखेंगे पहले आपको फुटबॉल वाला उदाहरण देना है और दूसरा वो जो गेम था उसके बारे में, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न विधाओं में आयोजन समिति की जिम्मेदारियां लिखिए। अर्थात जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसकी विभिन्न विधाएं, विभिन्न का मतलब प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद, इस आयोजन समिति की क्या जिम्मेदारी होती है। वैसे ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आना चाहिए था, लेकिन 2 मार्क्स में आया है, तो हम एक एक लाइन में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसकी हम पूर्व की बात करते हैं। तो खेल प्रतियोगिता के आयोजन, ठीक है, प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में, उसके संचालन के संबंध में जितनी भी गतिविधियां यहाँ पे होती है, सभी गतिविधियों का मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है? आयोजन या फिर प्रबंधन समिति होती है। इसके दौरान ये क्या कार्य करती है? सभी कार्यों पर ये नजर रखती है, हर एक कार्य पे, हर एक समिति के कार्यों पर नजर रखती है कि वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अगर इसको लगता है कि हाँ कहीं पे थोड़ी सी गलती हो रही है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसे समझाया जाता है और उस गलती को दूर किया जाता है। ये दौरान की बात हो गई। और जब समाप्ति हो जाती है प्रतियोगिता की, तो आयोजन या फिर प्रबंधन समिति, इसके अंडर में जितनी समितियां आती हैं उन समितियों से रिपोर्ट लेती है, उन पर विचार विमर्श करती है और फिर वो रिपोर्ट जो है वो एक प्रशासनिक निदेशक को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, ये जो आयोजन और प्रबंधन समिति है इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हर एक तरीके से उसका संचालन देखे, कोई गड़बड़ी है तो उसे दूर करे, रिपोर्ट को जांचे और उसे जो एक प्रशासनिक निदेशक है उनको सौंप दी जाए। ये होता है आयोजन यानी कि प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन। ईस्ट से, यहाँ पे ईस्ट नहीं होना चाहिए था, आप पास्ट कह सकते हो आप इसे, यानी कि पहले, ड्यूरिंग एंड एट द एंड। ओके, ये चीज थी। आगे देखिए क्वेश्चन में 21 की बात करते हैं। 21 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, स्थूलता को परिभाषित कीजिए। अगर आपको पता है कि स्थूलता का दूसरा वर्ड क्या है, तो स्थूलता को हम बेसिकली मोटापा कहते हैं, फैट कहते हैं। ठीक है, स्थूलता को। तो अब आप ये समझ सकते हो कि आपको मोटापा को परिभाषित करना है 2 मार्क्स में। तो कैसे करेंगे 2 मार्क्स में भाई? देखो, मोटापा या फिर स्थूलता दोनों एक ही है। ये शरीर की बेसिकली एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में वसा यानी कि जो फैट है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अर्थात, या फिर आप ये भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि एक व्यक्ति के शरीर की वह दशा
जब व्यक्ति का एक नॉर्मल भार, एक हाइट और एक एज के हिसाब से जितना होना चाहिए, उससे यदि 20% से अधिक हो जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई तुझमें मोटापा आ गया है। ठीक है, तुझमें वसा ज्यादा हो गई है, फैट ज्यादा हो गया, हाँ तुझमें, तू भी मोटा हो गया, तुझे स्थूलता हो गई है। आखिर ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके? सबसे पहला कारण तो ये है कि आपकी जितनी भी खान पान संबंधी गलत आदतें हैं, बाहर का खाना, सही टाइम पे ना खाना, किसी चीज को और ज्यादा खा लेना, ऐसी चीज जो कैलोरी वाली कम है आप उसे ज्यादा खा रहे हो, ये सारी चीजें। कई बार हम जो खाते हैं उसकी वजह से हमारी पाचन प्रणाली बिगड़ बिगड़ जाती है, इससे भी मोटापा बढ़ जाता है। हम परिश्रम अपने जीवन में नहीं करते हैं, ये आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है कि आजकल व्यक्ति को परिश्रम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, थायराइड, या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि वंशानुगत भी हो सकता है कि किसी के पापा ज्यादा मोटे हैं तो वो उसका बेटा भी मोटा होता है। कई बार ये भी देखा गया कि किसी के पिता के बाल झड़े हुए हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ उसके बेटे के भी झड़े रहेंगे, और कई बार 50-50% चांसेस होते हैं कि उसके झड़ भी जाते हैं जब वो एज की 20 की एज के आसपास आता है। ठीक है, और भी यहाँ पे कई कारण है इसके, जैसे कि मधुमेह, आपका जो ब्लड प्रेशर है उस पर अधिक रक्त दबाव पड़ता है यदि आप कैंसर की बीमार है। ठीक है, और भी कई सारे इस मोटापा से आपको बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी स्थूलता को परिभाषित करने की, क्या कारण थे, कौन कौन सी इससे बीमारियां हो सकती है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा टॉपिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पर। इंग्लिश में ऑब्जिटी को कहते हैं ग्रोसनेस। अब इसे आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 22 में हमसे पूछा गया है अस्थि भंग के मुख्य कारण लिखिए। अर्थात पहले आपको ये बताना है अस्थि भंग होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, अस्थि भंग, अस्थि पर तेज प्रहार या फिर टक्कर होती है। अर्थात अस्थि भंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी अस्थि पर तेजी से कोई प्रहार करे या फिर उसके साथ में किसी की टक्कर हो जाए, वो किसी से टकरा जाए, तब उसे कहते हैं कि अस्थि भंग हो गया। अर्थात अस्थि में कुछ बदलाव हुआ है जो कि आपके शरीर पे निगेटिव प्रभाव डालेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कारण होते हैं इसके। कई बार जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलों में आपस में क्या होते हैं, जोरदार टकरा जाते हैं। आपने भी देखा कोई हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, जब एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से टक्कर लगती है तो उसकी वजह से उसकी अस्थि भंग हो जाती है। ठीक है, या फिर खिलाड़ी किसी उपकरण से टकरा जाता है। ठीक है, कोई उपकरण, मान लेते हैं कि कोई खो खो खेल रहा है और वो जो डंडे होते हैं ना, लगे होते हैं दोनों लाइन के आसपास, उससे घूम रहा होता है, पकड़ रहा होता है, कहीं उसे वो लग जाए चोट चोट वोट, तो ये उससे भी हो सकता है। ठीक है, कई बार शरीर को ज्यादा बार चोट लगती रहती है, बलपूर्वक आप अपने बल का अधिक निगेटिव तौर पे आप उसको उपयोग कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हो जो आपको अप्राकृतिक तौर पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लंबी दूरी या फिर ज्यादा तेज से दौड़ने वाले दौड़ लगाते हो तो भी आपसे आपके साथ में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सख्त सतह पर अनायास ही यानी कि कोई ठोस पर्टिकुलर जगह है, वहां पे आप ऐसे ही गिर जाती तो आपके सर पे, आपकी कमर पे, हाथ वगैरह की जो अस्थि है वो भी भंग हो सकती है। शरीर में यदि आपके कैल्शियम में कमी है तो आपको कमजोरी होगी, कमजोरी का महसूस होगा, तो कमजोरी से तो भातेरी यहाँ पे आपको बीमारियां हो जाएंगी और अस्थि भंग होना तो तय है आपका। ठीक है, तो अस्थि भंग के यहाँ पे ये कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, अस्थि भंग क्या है? अस्थि पर तेज प्रहार या टक्कर होना। कई बार खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं या किसी और से चीज से टकरा जाए और सख्त सतह पे गिर जाते हैं, या फिर लंबी दूरी पर और ज्यादा अवधि वाली दौड़ लगाते हो तो भी हो जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भी हो जाता है। सिंपल सिंपल से आपके पॉइंट है ना, एकदम इजी वे में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे, राइट दी मैन केस ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स के कौन कौन से मैन इंपॉर्टेंट केस वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि समाज के अंदर लंबे समय तक व्यायाम कार्यक्रम में जुड़े रहने से उसकी शारीरिक क्रियात्मक विकास में सहायता मिलती है, स्पष्ट कीजिए। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया है कि यदि व्यक्ति जो है समाज के अंदर, व्यक्ति को लंबे समय तक यदि वो किसी व्यायाम या यानी कि जो योगा वगैरह के कार्यक्रम होते हैं अगर इससे वो जुड़ जाता है तो क्या उसको लाभ मिलते हैं इन शारीरिक शारीरिक क्रियात्मक विकास के संबंध में, वो आपको समझाना है। तो कई तरीके के भाई लाभ मिलते हैं, जिसमें से आपको देखो 2 नंबर का है तो आपको 2 ही पार्ट लिखने हैं। लेकिन सपोज करो ये क्वेश्चन अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया गया तब आप 1 पॉइंट और कहां से लाओगे, तो इसीलिए मैं आपको तीनों बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला ये है हृदय वाहिका तंत्र संबंधी लाभ, अर्थात हमारे हृदय तंत्र से संबंधित। जैसे
हमारे हृदय के संबंध की अगर हम बात कर लें तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है, अर्थात ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये हमारे शरीर के स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है। रक्त वाहिकाओं की लचक बढ़ जाती है, रक्त दबाव सामान्य रहता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हृदय दर प्रति मिनट कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, सिंपल सिंपल सा ध्यान से समझ लीजिए। हमारे शरीर में यानी कि हमारे हृदय के तंत्र में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी रक्त वाहिका यानी कि हृदय में जो रक्त का संचालन होता है उनमें लचक बढ़ती है। रक्त जो होता है वो नॉर्मल प्रेशर के हिसाब से अपना चलता है। साथ ही हृदय की गति जो होती है वो नॉर्मली जैसे होती है उससे प्रति मिनट जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है, जो कि अच्छा है आपके लिए। सेकंड यहाँ पे ये पूछा गया है, एक सेकंड, हाँ, सेकंड में है कि श्वसन तंत्र संबंधित लाभ। अब श्वसन यानी कि श्वास तंत्र से होगा तो सिंपल सी बात है, मिनट आयतन या फिर ट्राइडल आयतन बढ़ जाते हैं, अर्थात 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हो उसका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है। साथ ही श्वास दर प्रति मिनट कम होने लगती है। वाइटल क्षमता तथा फेफड़ों की कुल वायु धारिता क्षमता बढ़ जाती है। अरे देखो सिंपल सी बात है कि जो आप श्वास लेते हो वो प्रति श्वास दर आपकी प्रति दर मिनट कम होने लगती है और आपके जो फेफड़े होते हैं वो अच्छे तरीके से कार्य करने लगते हैं। ठीक है, बिना बिना रुके टोके, सिंपल सा है। तीसरा है मांसपेशी के संबंध में। देखो ध्यान से समझते चलना क्या क्या पूछा गया है। एक तो बता दिया मैंने आपको हृदय, दूसरा श्वसन और तीसरा है मांसपेशी। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसके आकार में ये वृद्धि लाता है, जिसकी वजह से हम मोटे ताजे पतले इस तरीके से हमारा शरीर बनता है। मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियों की भंडारित करने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात हमारे शरीर को जितना कैल्शियम चाहिए वो उसे थोड़ा सा और अपने आस में बचाकर रखता है ताकि जब इसे ज्यादा जरूरत पड़े तो उसको उपयोग करें। मांसपेशी टोन बना रहता है, अर्थात मांसपेशी जो है वो अच्छे से कार्य करती रहती है और हमारे शरीर को कोई भी नुकसान से बचाती है। दैट्स योर ऑल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हृदय वाहिका तंत्र से संबंधित लाभ और श्वसन तंत्र से संबंधित लाभ, मांसपेशीय तंत्र से संबंधित लाभ। ओके, वेल इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन एक्सरसाइज प्रोग्राम विद इन द सोसाइटी हेल्प्स इन हिज हर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सप्लेन। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेनिफिट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेनिफिट्स होते हैं और मस्कुलर सिस्टम बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में। ओके, 24 हमसे पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के कोई 4 लाभ बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आइए समझते हैं। तो क्या लाभ होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लाभ। सबसे पहला लाभ ये होता है कि वो सभी एकाग्रता तौर पर आसानी से मतलब वो एकाग्र हो जाते हैं, अर्थात वो किसी भी चीज पे ध्यान लगा पाते हैं। उनकी लचक में सुधार आता है, अर्थात वो किसी भी कार्य को अच्छे से करने लगते हैं। उनके शरीर की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ उनकी सहनशीलता में भी सुधार आता है और वो और ज्यादा सहनशीलता और शक्ति बर्दाश्त कर पाते हैं। उनके शरीर में हृदय संबंधी जो भी दुष्ट होता है, ठीक है, वो उसको दूर कर देता है। मोटापे से जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पहले आराम मिलता है और किसी को यदि ऐसा होने वाला भी होता है तो उसमें भी उसको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। स्वास्थ्य के स्तर पर उस व्यक्ति की, उस बच्चे की, CWSN बच्चे की बढ़ोतरी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है उसका। और कई प्रकार के जो विकार होते हैं, अगर किसी को एक पर्टिकुलर विकार है उससे और विकार होने की संभावना है तो वो विकार भी उसका कम होने लगता है। ठीक है, उसकी संभावना भी कम होने लगती है। तो ये कुछ फायदे हैं, कुछ लाभ हैं कि जब विशेष आवश्यकता वाले ये बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे अगर सारी गतिविधियों को करते हैं तो उससे इस प्रकार के कुछ लाभ यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरीके से, राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या है वो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 ही पूछे गए हैं। तो 4 एज इट इज जो पूछा गया वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, वेल एक बार दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर जो 18 से 19 से स्टार्ट हुए, सेक्शन नंबर 20 से स्टार्ट हुआ था, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है उसका खेलकूद में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, एक्सप्लेन में कैसे उपयोग करेंगे ये बता दिया। प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न विधाओं में आयोजन समिति के क्या क्या कार्य होते हैं, तो पहले, दौरान और समाप्ति पर। और उसके बाद इंग्लिश में ईस्ट की जगह आप पास्ट कर दोगे। स्थूलता को परिभाषित करना है, यानी कि मोटापे को आपको समझाना था, वो भी हमने समझा दिया। एंड इंग्लिश में
ग्रोसनेस को स्थूलता कहते हैं और ओबेसिटी को मोटापा, यानी कि दोनों एक ही। अस्थिभंग के भाई मुख्य कारण क्या होते हैं, तो वो मुख्य कारण भी हमने देख लिए हैं, ठीक। उसके बाद जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसका क्या लाभ होता है एक व्यक्ति की क्रियाओं पर, तो हृदय वाहिका तंत्र से संबंधित लाभ, श्वसन तंत्र से संबंधित लाभ और मांसपेशीय तंत्र से संबंधित लाभ, आप ये सभी देख सकते हैं। उसके बाद 24 आ जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के कोई 4 लाभ, तो इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, धनुष आकार यानी कि बॉ लेग्स, इन टांगों के लक्षण क्या होते हैं और इनके कारण क्या होते हैं। तो धनुष आकार टांगे या फिर धनुष आकार पैर जो होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इनके लक्षण के बारे में। तो देखिए लक्षण में शामिल है, सबसे पहले टोटल यहाँ पे 3-4 लक्षण है। सबसे पहला ये है कि दोनों घुटने के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। घुटने यानी कि देखो हमारे पैर के 2 भाग होते हैं, एक यहाँ से, ठीक है, ये आपका एड़ी आ जाता है, ठीक है, पंजा होता है, और ये घुटना होता है जो जॉइंट होता है। तो यहीं पे बताया गया है ये जो आपके 2 पर्टिकुलर पैर होते हैं, ठीक है, इन दोनों पैरों के बीच की जो दूरी है वो नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में या फिर दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं, अर्थात घुटने जो होते हैं वो आपके बाहर ज्यादा निकलने लगते हैं, जबकि एक पर्टिकुलर जो सही व्यक्ति होता है उसके घुटने एक इस पीरियड में लाइन पर ही रहते हैं, ठीक है। टांगों की आकृति धनुष आकार की हो जाती है, अर्थात आपकी जो टांगे हैं उनकी आकृति जब आप खड़े रहते हो अपनी उस अवस्था में, तो एक तरीके से इस शेप में बन जाती है, ठीक है। तो ये धनुष आकार यानी कि टांगों के कुछ लक्षण थे जो कि आपको मैंने यहाँ पे समझाया। अब इन लक्षण के आखिर कारण क्या है, किन वजह से किसी व्यक्ति के धनुष आकार पैर होते हैं, तो कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि घुटनों के लेटरल लिगामेंट मीडियल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाते हैं। अर्थात देखो हमारे जो घुटने होते हैं उसमें 2 तरीके के लिगामेंट होते हैं, एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियल। तो इसमें से जो मीडियल होता है, तो इसमें से जब भी कोई एक ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कारण बनता है, इक्वल होना चाहिए। हड्डियों का तथा मांसपेशियों, जब हमारी हड्डियां जो है मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उससे भी ये हो जाता है। लंबे समय तक आप जब सुखासन करते हैं और गलत तरीके को अपनाते हैं और गलत तरीके से चलते हैं, तो ये उससे भी हो जाता है। यदि आपका शरीर काफी मोटापे से शिकार है तो भी ये हो जाएगा। बालक जब वो समय से पहले खड़ा होना चालू कर देता है, समय से पहले चलना शुरू कर देता है, तो भी उसके पैरों में ये ऐसी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि एक मीडियम जो बच्चा है उसे कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं चलने में, और वही बच्चा 5-6 महीने में चलने के लिए तैयार हो जाए, चलने लगे, तो उसके भी पैरों में इस तरीके की रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि उसे मालिश की जरूरत होती है शुरुआती दौर में, ताकि पैर उसके सीधे रहे। तभी आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज वगैरह होते हैं इनकी मालिश करनी पड़ती है माताओं को, है ना, इसीलिए होता है ताकि उनके पैर, उनकी हड्डियां वगैरह जो है वो मजबूत रहें और आने वाले टाइम पे वो अच्छे से अपने शरीर को उठा सके, ये सारी चीजें। तो धनुष आकार के टांगों के लक्षण क्या है और क्या है इसके कारण, आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है बच्चों तो बोलो हाँ, यस समझ में आ चुका है। लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे यस समझ आ गया है, ठीक है। वेल अभी तबीयत थोड़ी सी यहाँ पे मेरी ठीक हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और कोल्ड प्लस में फीवर दोनों ही थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी किया था, कई बच्चों ने अच्छा खासा अप्रिशिएट भी किया और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी किए, तो काफी अच्छा लगता है ये सारी चीजें सुन के ना, कि जब कोई आपको अच्छा बोलता है, ठीक है। वेल आगे देखते हैं, राइट दी सिम्टम्स एंड केस ऑफ बॉलर्स। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इसके जो कारण है वो क्या होते हैं, आप इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं। सिम्टम्स में आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे एंड केस में भी आप ये 4-5 पॉइंट लिख दो। वैसे आपको देखो 3 मार्क्स का है, 2 पूछे जाते हैं तो आप 3-3 पॉइंट लिख देना दोनों के, बस इनफ है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है हमसे, उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए श्वसन विधि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अर्थात ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इसका जब निवारण आपको करना होता है तो इसके लिए आप कई विधियों को अपनाते हो, लेकिन इस विधि में एक पर्टिकुलर विधि आपसे पूछी गई है, श्वसन विधि। इस विधि को आपको समझाना है कैसे करना, ठीक है। तो जब आप श्वसन विधि करने के लिए जाओ
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये श्वसन विधि से करने से पहले की स्थिति है कि दोनों पैर आपको सीधे रखते हुए कमर के बल आपको लेट जाना है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होगी आपकी श्वसन विधि। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो श्वसन विधि के संबंध में एक सेकेंड, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों पैरों में आपको कम से कम 1 फुट का अंतर रखना होगा, ठीक है, तथा एड़ी एड़ी अंदर रखनी है और पंजे आपको बाहर रखने हैं और बिल्कुल स्थिर अवस्था में आपको रहना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एड़ी जो है वो अंदर है और इसके जो पंजे हैं ये वाला पार्ट ये बाहर की तरफ, और इस बीच में यहाँ में और इसमें कम से कम 1 फुट का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर स्थिर अवस्था में रखें। अर्थात यहाँ पे क्या करना है, हथेली को क्या करना है, जो हाथ होते हैं आपके वो ऊपर की साइड में रखने हैं, और ये जैसे देखिए यहाँ पे इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इतना डिफरेंस रखना है आपको। उसके बाद आपको आंख बंद करके मन को एकदम श्वास लेने पर केंद्रित करना है और किसी भी प्रकार का कोई भी काम यानी कि कोई विचार आपको नहीं आने देना है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये आंख बंद कर रखी है इसने, ऐसे ही आंखें बंद करनी है। पैर से सिर तक के भाग को स्थिर कर लें, यानी कि एकदम ऐसा लगे कि कुछ है ही नहीं, तथा ये अनुभव करें कि अब शरीर से हमारी आत्मा बाहर निकल, आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है, आपको ऐसा अनुभव करना है। ठीक है, और इस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से आपकी स्थिति पूरी हो जाएगी। देखो आपसे केवल विधि पूछी गई थी, तो विधि तो हमने आपको ये बता दी और ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज, आपको और कोई भी यहाँ पे देखने हैं किस तरीके के आसन होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताड़ासन ये इस तरीके से होता है, ठीक है, वज्रासन ऐसे होता है, पवन मुक्त आसन ऐसे किया जाता है, अर्धचक्रासन ऐसे किया जाता है, भुजंगासन इस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सभी को चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लाभ क्या होते हैं भाई इसके, तो बहुत से लाभ होते हैं। सबसे पहला, आपके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है, जितने भी अंग होते हैं, इन अंगों का, इन कोशिकाओं का संचालन बहुत अच्छा हो जाता है। रक्त वाहिनी, नलिकाओं, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क, शारीरिक तनाव, इन सभी को दूर करने में आपका शरीर सक्षम हो जाता है। शारीरिक और मानसिक थकावट आपकी दूर होने लगती है। सावधानी की बात करें तो श्वसन करने का स्थान आपको क्या करना है, एकदम शांत वातावरण वाला आपको चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई बाहरी प्रदूषण यानी कि शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वसन विधि के लिए आपको वातावरण एकदम शांत चाहिए, जहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नॉइस ना आए। ठीक है, अगर नॉइस आएगी तो आप ये आसन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कंप्लीट। ओके बच्चों, अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रीथिंग मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है इसके बारे में आप ये पूरी की पूरी विधि आपकी यहां तक है, ABCD E तक, इसके बेनिफिट्स और इसके कॉटन क्या क्या वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। 27 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। भोजन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है विटामिन और एक होते हैं खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल। तो आपको खनिज पदार्थों के यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, कौन कौन से, तो 3 पूछे गए हैं, तो 3 का मतलब 3 मार्क्स का, तो यानी कि आपको 6 लिखने होंगे आधे आधे मार्क्स के। तो सबसे पहला आता है आयरन। तो आयरन यह खनिज जो है, ये खनिज एक व्यक्ति के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक, कैल्शियम ये एक व्यक्ति के शरीर की हड्डियों को और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस ये व्यक्ति के दांतों तथा हड्डियों को मजबूत करता है। देखो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस उसके आगे का काम करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। सोडियम क्या करता है, ये एक व्यक्ति की तंत्रिक तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाता है। आयोडीन क्या करता है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी से सेगवाइटर नामक रोग आपको हो सकता है, आयोडीन की कमी की वजह, इसीलिए आपको नमक खिलाया जाता है। फिर आता है फ्लोराइड, ये नाखूनों को और दांतों के निर्माण करने के लिए, नाखून और दांतों को मजबूत बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज पदार्थ। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण, कैल्शियम हड्डियों दांतों का निर्माण, फास्फोरस हड्डियों दांतों को मजबूती बनाना, सोडियम तंत्रिक तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाए, आयोडीन अगर ये हम सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आपको सेगवाइटर नाम का रोग हो जाएगा, फ्लोराइड
ये नाखून दांतों का निर्माण करता है और उन्हें मजबूती भी प्रदान करता है। तो ये है भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में कहानी, जो कि खनिज पदार्थ की। ठीक, अब इसी को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, डिस्क्राइब द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिशंस ऑफ फूड। तो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन एंड फ्लोराइड, ये सारी चीजें। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो 8 है, 28, वैसे ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए था 5 मार्क्स में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 3 मार्क्स में। तो आप क्या करोगे, 2 पॉइंट यहाँ पे पूछे गए हैं, क्या कि संतुलित आहार के किन्हीं 2 तत्वों को विस्तार से वर्णित करें। इसके बहुत से तत्व हैं, 4 से 5, जिसमें से आपको 2 को बताना है, ठीक है, लेकिन 2 को भी पूरा बताएंगे तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको 2 बताऊंगा, एक प्रोटीन का, ठीक, और एक यहाँ पे बताऊंगा आपको जल का। तो आप क्या करें, जब आपसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो आप 3 पॉइंट प्रोटीन के उठा लेंगे और 3 पॉइंट आप जल के उठा लेंगे, 3 या 4, और ये लिख देंगे 3 मार्क्स में, ठीक है। बट सपोज ये क्वेश्चन अगर आपसे 5 मार्क्स से पूछे जाए, तब आप क्या करोगे, तब आपको जितना मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूं आप ये पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 5 का भी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, संतुलित आहार का तत्व भोजन, सॉरी प्रोटीन आ गया, भोजन कह रहा हूं, प्रोटीन। तो सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार तो सल्फर नामक तत्वों से प्रोटीन का निर्माण होता है। किस कहां पे होता है, हमारे शरीर में, ठीक है। प्रोटीन जो है वो शरीर में हमारे हमारे शरीर में रक्त, मांसपेशियों, नाखून, त्वचा, बालों को एवं हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, इन सभी के निर्माण में सहायक होता है। हमारे शरीर में नए नए ऊतकों को बनाता है और टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत भी करता है। ऑक्सीजन हो गया और जो पोषक तत्व हो गए, इन सभी को हमारी कोशिकाओं तक लेके जाती है और एंटीबॉडीज भी बनाती है, ताकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़े, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन के बारे में, याद रखेंगे। खुद प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर प्रोटीन का हमारे लिए क्या उपयोग है, कि हमारे लिए हमारे रक्त को, हमारे मांसपेशियों को, नाखून, त्वचा, बाल, आंतरिक अंग, इन सभी का निर्माण करती है। कोई तत्व ऊतक जो होता है वो टूट जाता है तो उसकी मरम्मत करती है, नए ऊतकों को बनाती है। ऑक्सीजन, पोषक तत्व, इन सभी को कोशिकाओं तक लेके जाती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखना कि इसका अधिक उपयोग भी आपके लिए हानिकारक है। वो कैसे, अत्यधिक उपयोग हानिकारक है। हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक और गुर्दे में पथरी अधिक प्रोटीन के उपयोग करने की वजह से हो सकता है। अब प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि दूध, दूध उत्पाद, लस्सी और दही, घी, मक्खन, ये आ जाते हैं। सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल, सभी सब्जियां, पपीता, आम, कटहल, राशमिक, गवार, ये पूरे के पूरे प्रोटीन के तत्व होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटीन के बारे में ये कहानी समझ में आ गई पूरी की पूरी, संतुलित आहार के तत्व के संबंध, आप सभी को समझ में आया। अब जो दूसरा वाला है जल, जहां तक मुझे लगता है ये सभी को पता होगा, सभी को पता है जल भोजन का एक आवश्यक तत्व है और हमारे शरीर का भी। हमारे शरीर में लगभग 70% जल ही होता है तथा रक्त में भी 90% जल पाया जाता है और 10% रक्त होता है एक्चुअल में। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन के अंतराल में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी, यानी कि 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए। जितना ज्यादा आप जल पियोगे उतना ज्यादा आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। जल के द्वारा ही शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उन तक सभी पोषक तत्व पहुंचाए जा सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, उनको जल चाहिए, क्योंकि जल नहीं होगा तो मांसपेशियों तक वो जो रक्त है वो अच्छे से बहेगा नहीं। इसीलिए यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आपको कभी भी गुस्सा आए ना, आप ना 2-3 लीटर पानी पी जाओ, 2-3 नहीं मतलब ज्यादा इतना तो पी नहीं पाओगे, 1 लीटर पानी पी के देखो, आपका गुस्सा 80% कम हो जाएगा। जब भी आपको गुस्सा आए एक बार घर में ट्राई करना कभी ये चीज, ठीक है, रियल फैक्ट है ये। जल शरीर में विषाक्त पदार्थ को बाहर लाने में सहायता करता है। अर्थात जल जो है हमारे शरीर में, जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो कई बार हमारे पेट में दर्द वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो उस समय जब आप ज्यादा पानी पी लेते हो तो वो जो जिस वजह से वो दर्द हो रहा होता है आपके पेट में, वो एक विषाक्त जो पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है
मलमूत्र के रास्ते से। ठीक है, तो ये कहानी है जल के बारे में। तो अब ये क्वेश्चन जब आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो प्रोटीन के 3 पॉइंट और जल के 3 पॉइंट बस आप लिख दोगे तो 3 मार्क्स में आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट जब 5 मार्क्स में आएगा तो जितना समझा है उतना लिख। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जाएगा डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। तो लिखेंगे सबसे पहले ये खुद कैसे बनता है प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के बारे में ये पॉइंट लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताने हैं ये हार्मफुल क्यों है और इसके सोर्स क्या है। ठीक, और जब वाटर की बात आएगी तो वाटर के संबंध में आप ये पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर भी है। जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं? इन्हीं 2 प्रकार के विस्थापनों को समझाइए। तो 2 प्रकार के होते ही हैं। तो जोड़ों का विस्थापन इसका मतलब क्या है? जोड़ों का विस्थापन ये एक मुख्य चोट होती है। वास्तव में यह जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ की सतहों का विस्थापन है, अर्थात हमारी कोहनी का, हमारे कुल्हों का, हमारे जो जंघा और एड़ी के बीच का जो दूसरा भाग होता है टखना, ठीक है, इसका जब ये क्या होते हैं एक दूसरे से हटने लगते हैं उसको विस्थापन कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है निचले जबड़े का विस्थापन और एक होता है कंधे के जबड़े का। तो निचले जबड़े यानी कि हमारा जो मुंह होता है उसकी बात हो रही है। सामान्यतः निचले जबड़े का विस्थापन तब होता है जब ठोड़ी यानी कि यहाँ पे आपकी दाढ़ी का जो नीचे का पार्ट होता है, होठ के नीचे का जो पार्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो ठोड़ी किसी वस्तु से जब टकरा जाती है, अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन होता है। जब आप खाना खाते हो या फिर बोलते हो आपका मुंह ज्यादा खुलता है तो आपकी जो ठोड़ी होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं आपका जो जबड़ा होता है वो थोड़ा सा खुलने लगता है। ठीक है, जो कि इसको विस्थापन को दर्शाता है। दूसरा है कंधे के जबड़े का विस्थापन, अर्थात कई बार क्या होता है कि आपको किसी तरीके से अचानक झटका लग जाता है या फिर आप कठोर सतह पर मुंह के बल गिर जाते हो, तो इसकी वजह से ह्यूमरस का सिरा सॉकेट के बाहर आ जाता है और कंधे का जबड़ा का विस्थापन हो जाता है। ये सारी चीजें, तो जोड़ों के विस्थापन का अर्थ प्रकार है निचले जबड़े का विस्थापन और कंधे के जबड़े का विस्थापन। ओके, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। तो क्या मतलब है इसका, पहले आप ये समझिए, उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले है डिसलोकेशन ऑफ द लोअर जॉ एंड शोल्डर जॉ डिस्लोकेशन, इस तरीके से। ओके, सबसे आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद हम पार्ट 2 में बात करेंगे। क्वेश्चन है स्टैटिक ब्रैड जंप परीक्षण में शरीर के कौन से भाग की ताकत को मापने के लिए किया जाता है परीक्षण की प्रक्रिया। अर्थात क्या करना है आपको, पहले स्टैटिक ब्रैड जंप ये जो परीक्षण है ये शरीर की कौन सी ताकत को मापने के लिए किया जाता है और इसकी प्रक्रिया आपको लिखनी है। तो आइए समझते हैं। तो बेसिकली ये मापक मतलब इसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो पैरों की विस्फोटक शक्ति, अर्थात आपके पैरों की शक्ति कितनी है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जब ये जो प्रक्रिया है जब ये शुरू की जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास कुछ सहायक सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि समतल और एक साफ जगह होनी चाहिए, यानी कि एक नॉर्मली जगह होनी चाहिए एकदम समतल और पूरी की पूरी तरीके से ये क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। टैंक ऑफ लाइन पर निशान बनाने के लिए सफेद चूना, अर्थात आपको सफेद चूने की जरूरत पड़ेगी। आपको मापने के लिए इंची टेप चाहिए होगा। स्कोर और रिकॉर्ड रखने के लिए आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि जब भी जो खिलाड़ी है वो आएगा यहाँ पे और जब आप उसका परीक्षण करोगे, उस व्यक्ति का परीक्षण करोगे, तो आपको उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो ये है कुछ सहायक सामग्री। ओके, उसके बाद अब सारी आपके पास सहायक सामग्री आ गई। अब आपको अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी। क्या प्रक्रिया स्टार्ट करनी है कि मैदान पर एक सेकंड, हाँ, मैदान पर एक कूदने वाली टेक ऑफ लाइन लगा दी जाती है। ठीक है, अर्थात मैदान में एक लाइन लगा दी जाती है कूदने वाली, जिसका होता है नाम टेक ऑफ लाइन। विद्यार्थी अपने पैरों के बीच के अंतर रखते हुए टेक ऑफ लाइन के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। टेक ऑफ लाइन के वो पीछे खड़ा होता है और फिर वह अपने दोनों हाथों को आगे पीछे करने लगता है और अपने घुटने को मोड़कर जंप पिट में कूद जाता है। ठीक है, ये मैंकू नहीं है, ये वर्ड क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो का है वो इस दा और ता के साथ में है और माँ का से अलग है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो खिलाड़ी होता है वो टैंक ऑफ लाइन के पीछे खड़ा होता है और वे अपने हाथों को आगे पीछे करते 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 अपने घुटनों को मोड़कर जंप पिट में कूद जाता है और उसे
तीन मौके दिए जाते हैं इसके लिए। टैंक ऑफ लाइन से शरीर का कोई भी भाग जो कि टैंक ऑफ लाइन के सबसे पास वाली दूरी पर हो उसे माप लिया जाता है। सबसे अच्छी जंप को उच्च स्कोर माना जाता है। जंप को फुट और ऊंचाई दोनों में मापा जाता है। अगर कुल ट्रायल जो है अभी देखा कितने मौके दिए जाते हैं, 3, तो टोटल 3 मौके यहाँ पे दिए जाते हैं। स्कोर की बात करते हैं तो 3 छलांगों में से उसको माप लिया जाएगा और टेक ऑफ लाइन में से एड़ियों और शरीर का जो भाग टेक ऑफ लाइन जो सबसे पास जमीन पर होता है उसे माप लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जो सबसे पास होगा जमीन पे उसे मापा जाएगा। ये सारी चीजें, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है ट्रिकी, यानी थोड़ा कठिन क्वेश्चन, लेकिन विधि को आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से कि स्टडी द जंप टेस्ट इज डन टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्राई द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। तो किस लिए किया जाता है, मटेरियल क्या क्या चाहिए और इसका प्रोसेस क्या होता है, देन इसके सोर्सेस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। अब जो आपका इस पेपर का पार्ट नंबर 2 आएगा, ठीक है, उसमें हम आपका सेक्शन नंबर डी यानी कि 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और सेक्शन नंबर ई में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है लेकिन 3 करने हैं, तो टोटल 12 मार्क्स के ये और 15 मार्क्स के ये, यानी कि टोटल 27 मार्क्स के क्वेश्चन हम आपके कल की वीडियो में करेंगे इस पार्ट 2 के। पार्ट 2 का लिंक आपको बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहाँ से भी जाके उसको देख पाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कोई शिकायत करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल के नाम से ही है। और आप टेलीग्राम पे सभी बच्चे जरूर से फॉलो करें। और ये जो पूरा का पूरा पेपर है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, हर एक क्वेश्चन समझाया था, एमसीक्यू बेस्ड भी और जो नॉर्मल क्वेश्चन थे हर एक का, ठीक है। आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यस सर आपने जो भी समझाया वो हमको समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होती है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके लिए ओपन है, आइए अपने डाउट यहाँ पे पूछिए, टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का आंसर दे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से वीडियो और आपको समझाने के तरीकों में चेंजेस करने का, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा सब्सक्राइब को करने के बाद में। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।